नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता चंद्रशेखर दत्ता से। चंद्रशेखर दत्ता फिल्म और टीवी अभिनेता हैं। उन्होंने फिल्म रक्त चरित्र 2, रामलीला, काफिरों की नमाज, बोईचाक, यक्षिणी, एक बैटरी दो, गुलमकई, लास्ट कॉन में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा चंद्रशेखर दत्ता ने टीवी सीरियल लाखों में एक, नकाब में भी एक्टिंग की है। तो शॉर्ट फिल्म ट्रेमोर, टी टाइम, क्षितिज, टू बी कंटिन्यूड में अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता चंद्रशेखर दत्ता। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। पोस्ट कोविड मोस्टली चीजें तो ऑनलाइन ही हो रही थी, जी, तो दुआएं हैं कि सब स्वस्थ रहें। जी बिल्कुल, और हमारी भी शुभकामनाएं आपको कि आप इस जी एक्टिंग के क्षेत्र में आप और उन्नति करते रहें और बेहतर काम करते रहें। जितने भी किरदारों की आपने एक लिस्ट बनाई कि वो किरदार आपको निभाने हैं, वो सारे किरदार आप निभाएं। ऐसे ही दर्शकों को आप एंटरटेन करते रहें। चंद्रशेखर जी, बिल्कुल। हम आपकी बहुत सारी तस्वीरों भी देख रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर में, अलग अलग अंदाज में, और बहुत सारी फिल्मों में भी हमने आपको देखा है, टीवी सीरियल में भी हमने आपको देखा है। लेकिन खुद आपको कभी ये रियलाइज हुआ कि मैं अब इस एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकता हूं, मैं एक्टर बन सकता हूं और मुझे एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए? मैं धनबाद झारखंड से हूँ। जब मैं 12th तक की पढ़ाई जो है मैंने तिजुआ में की, टाटा डीएवी स्कूल से जी। हुआ। वहाँ स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो वहाँ मैं भाग लिया करता था। तो स्पीच कॉम्पिटिशन्स में काफी अच्छा करता था। तो बोलने की जो कला है उसको लेकर मैं काफी संजीदा था। मैं चाहता था कि मैं ढंग से बोल पाऊं और लोग मेरी आवाज को सुने। हाँ। तो इस सिलसिले में कुछ स्पीच कॉम्पिटिशन्स में ही ये रियलाइज हुआ कि मैं शायद अभिनय भी बेहतर कर सकता हूं, तो मुझे इसको सीरियसली लेना चाहिए। जी। तो मैं दिल्ली गया थिएटर करने। श्री राम सेंटर का पास आउट हूँ 2005 का। हाँ। उसके बाद मुझे लगा सिनेमा सीखना चाहिए, तो 2008 में एफटीआई से ग्रेजुएट हुआ, जी। फिर मुंबई आया। बिल्कुल, तो आपने इतने बड़े बड़े संस्थान से आपने एक्टिंग के गुर सीखे हैं। मैं गुर ही बोलूंगा, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है 50% से ज़्यादा वो अंदर होती है, खून में होती है। और उसके बाद बस एक फिनिश करने के लिए हम एक कुछ कुछ ऐसी संस्थान जाते हैं जहाँ पर हमको वहाँ से कुछ बारीकी सीखने को मिलती है। और आपने एफटीआई श्री राम सेंटर से आपने उन बारीकियों को सीखा है आपने। अच्छा, आपने कहा कि जो बोलने के तरीके अंदाज को लेकर, तो आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे कि जी, धन्यवाद। मैं जैसे रेडियो में हम सुनते हैं एक खूबसूरत उद्घोषक की आवाज़ सुनते हैं, अनाउंसर की आवाज़ सुनते हैं। तो क्या कभी आपने शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जब आप इस वीडियो लाइन में नहीं आए थे, इस फिल्म इंडस्ट्री टीवी सीरियल में नहीं आए थे, कभी आपने रेडियो में ट्राई किया? कभी किसी ने बोला आपको कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप ट्राई क्यों नहीं करते आप रेडियो में? आप 2001 से 2003 तक जो आय का स्रोत था वो वॉइस ओवर ही था। जी। मतलब डिस्कवरी के लिए वॉइस हाँ। देना, जियोग्राफी के लिए वॉइस देना। क्या बात उसके है। बाद क्या बोलते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनते थे जो जी। ड्रामेटिक होते थे, उसमें वॉइस दिया करता था। तो अच्छा। वहां से शुरुआत हुई, समझ लीजिए। जी। फिर यहाँ भी कुछ वॉइसेस पे काफी काम किए। मतलब जैसे बैंडेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया आता था, उसका टाइटल भी वो एपिक शो था। एनकाउंटर एक टीवी सीरियल आता था, उसमें मेन कैरेक्टर का वॉइस देना। हाँ। उत्तराखंड गवर्नमेंट का भी एक मतलब वो जो टूरिज्म का होता उसका वॉइस दिया। वॉइस ओवर वाज लाइक कि हाँ चलो, तो हो जाता था। हम्म। माँ सरस्वती की कृपा से चीजें बन जाती। जी। अच्छा, अक्सर जो इस फील्ड में होते हैं, कलाकार होते हैं, खासकर हम लड़कों लोग की बात करें, वो अपनी वॉइस को लेके थोड़ा कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वॉइस बिल्कुल दमदार दिखाई दे। और हमने कई हीरो को भी हमने देखा है कि वो कुछ स्टाइल में ऐसे बोलते हैं ताकि उनकी वॉइस नेचुरल में उस तरह से भारी नहीं रहती है, लेकिन हम फिल्मों में देखते हैं उनकी आवाज़ एक डिफरेंट तरह से एक भारी हो जाती है। हमने कई बार देखा है। तो आपकी शुरू से ऐसी थी, या फिर आपने इसको कुछ मेहनत करके, आपने इसको तराश करके इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने इस अपनी आवाज़ को बनाया है, या फिर बाय बर्थ ही शुरू से ही आपको ये गॉड गिफ्टेड है आपको? इट्स अ गॉड गिफ्ट, आई मस्ट से। लेकिन जब मैं शुरुआत में बोलता तो या तो एक मिमिक्री अंदाज होती थी, ऐसा लगता था मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ। जी। या फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे कौवे काएं काएं करते थे, बहुत चुभता था, बहुत कर्कश था। तो फिर मुझे समझ में आया कि चीजें अर्थहीन भी हो रही हैं, तो जी। मीनिंग नहीं लेती थी प्रॉपर। तो फिर उस पर काम किया गया। जब थिएटर कर रहा था तो वॉइस पे काफी समय दिया,
ध्यान दिया, जी। उससे चीजें समझ में आई कि एटलीस्ट मीनिंग जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन हो पाए। बिल्कुल। भारी आवाज होना एक अच्छी बात है, बट उसमें बहुत ये होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। हाँ। आप हर चीज को उतना ज्यादा मॉड्यूलेट नहीं कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आवाज वाला मॉड्यूलेट कर जी। पाता है। मॉड्यूलेशन को भी लर्न करने में बहुत टाइम लगा। हाँ। अच्छा, आपने डिस्कवरी का ज़िक्र किया था और इसमें कोई शक नहीं है, डिस्कवरी के जब हम वॉइस ओवर सुनते हैं बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आपने भी वो जो डिस्कवरी में इस तरह के जो एनिमल्स के जाते हैं, उसके ऊपर आपने वॉइस ओवर दिया आपने? क्योंकि बड़ा खूबसूरत लगता है, मैं जब भी सुनता हूँ तो बस लगता है बस देखते नहीं, रहो और सुनते वो रहो। बिग वॉइस ओवर्स नहीं दिए, वो हम लोग जब कर रहे थे, इट वाज ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम व्हेन जी। यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर सम वॉइसेस। वो तो हाँ। जो मेन वॉइस ओवर्स होते हैं, जिनका मतलब आई भी अलग होता है, जिनका लेवल भी अलग होता है। जब हाँ। बिगिनिंग था जी। 2001 टू 2004, व्हाटएवर आई वाज गेटिंग फॉर अर्निंग सो दैट आई कैन सर्वाइव, आई डिड दोस थिंग्स। जी, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद फिर ये चीज़ें आपने कहा कि बहुत समय तक एक आय का साधन भी था आपके लिए वॉइस ओवर। उसके बाद फिर जब मुंबई आपने रुख किया आपने, वहाँ पर फिर जो शुरुआती जो समय रहा, अगर मैं बोलूँ कि मुंबई ने कैसा वेलकम किया? क्योंकि मुंबई में अक्सर हम सुनते हैं कि लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोग वहाँ से वापस भी आते हैं। कुछ लोग ट्रेंड होकर जाते हैं, कुछ लोग ट्रेंड होकर नहीं जाते हैं। तो आप तो इतना सारा सीख कर आप गए थे, इतनी खूबसूरत वॉइस आप लेकर गए थे। तो मुंबई की तरफ से वेलकम कैसा रहा आपका? जब शुरुआती दौर में आप जो सोच कर गए थे, क्या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो चीज़ें मिली या उससे कमतर मिली या उससे बेहतर आपको शुरुआती दौर में मिली? मुझे ऐसा लगता है जब मैं मुंबई आया तो उससे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था। मतलब फिल्में अनाउंस हुई थी, बट एक वर्ल्ड रिसेशन चल रहा था 2008 से 2010 तक। जी। तो जो अनाउंस फिल्में हैं वो चालू ही नहीं हुई। हुँ। तो शुरुआत उतना मतलब सही नहीं था। तो वॉइस ओवर्स करता था, कुछ टेलीविजन के छोटे मोटे काम कर लिए, हुँ। टीचिंग करता था, जिससे मैंने अपना सर्वाइव किया किसी तरह जी। से कि ये रिसेशन का टाइम है, किस तरह से इसको निकालना है जब तक सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है। हाँ। स्टार्टिंग में और वो तो यूथ स्टेज था, 25 साल का उम्र भी था, तो ये चीजें समझ में नहीं आती थी। गली गली कूचे और लोगों से किस तरह से बिहेव करना, कम्युनिकेट करना, ये समझने ही मुझे 8-10 साल लग गए, मुझे लगता है। जी। अच्छा, वो तो जो पहला ब्रेक था आपका, जिस ब्रेक की आप तलाश में हम्म थे, क्योंकि मैं आपने बहुत सारे काम किए लेकिन पहला ब्रेक था जिसकी आप तलाश में थे मुंबई में, वो पहला ब्रेक कौन-सा था आपका और वो कैसे मिला आपको? तो पहला काम कह सकते हो डेब्यूटेंट फिल्म किया था, एरर 404, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो प्रवाल हाँ। रमन ने डायरेक्ट की है। वो मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट की ही हमारे जो डीओपी थी सविता सिंह, जी। उनका मैं डिप्लोमा फिल्म किया था, क्रमशः। हुँ। क्रमशः को 2 नेशनल अवार्ड भी हैं। उसको बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए भी अवार्ड था। तो वो यहाँ फीचर फिल्म बना रही थी, तो हाँ। उनकी फिल्म में रिक्वायरमेंट था, तो उन्होंने डायरेक्टर को ये किया, प्रपोज किया। फिर डायरेक्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया हुँ। और डायरेक्टर थे भी झारखंड के, जमशेदपुर के। तो मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वी जी। वांट यू टू प्ले। तो दैट्स हाउ माय फर्स्ट फिल्म वाज देयर। फिर जी। उसी सेट से मुझे राम गोपाल वर्मा जी का कॉल है। प्रवाल जी रामू जी के असिस्टेंट हुआ करते थे हाँ। एक जमाने में। तो प्रवाल जी ने रामू को बताया कि हमारे सेट पे कैसा लड़का है जो अच्छा एक्ट कर रहा है। तो दे वर सर्चिंग ए पैरेलल टू सूर्या। हुँ। तो उस हिसाब से मैंने वो रोल फिर एरर फौजी के बाद रस्ते 2 किया। हालांकि हुँ। रस्ते 2 में बहुत सारा सूर्या का ही सीन हट गया, तो जी। इस कारण मेरे भी सारे सीन चले गए। अच्छा। उसके बाद आई वाज लकी टू गेट संजय लीला बंसाली, कूलियो लीला, रासलीला, जी। रामलीला, बिल्कुल। जिसमें रणवीर जी का फ्रेंड बना हूँ। हाँ। तो मैं थर्ड शेड्यूल में कास्ट हुआ, बट सडनली उन्होंने कुछ चेंजेस किए जिससे मेरा रोल थोड़ा बड़ा निकल कर आ गया। हुँ। बिल्कुल, तो तो दिस इज हाउ इट बिगन, बट ये काम के देखिए बीच में देखिए, गैप है। जब जब आपने इसका ज़िक्र किया तो मुझे ऐसा लगा कि आप ये कहने वाले हैं कुछ चेंजेस किए उस वजह से मेरा रोल कट गया। क्योंकि अक्सर जो एक्टर होता है वो यही कहता है कि यार मेरा रोल कट जाता है। लेकिन आपने एक बात कही कि कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से मेरा रोल बढ़ गया। तो जब ये पूरी फ़िल्म आपने कंप्लीट की, जब आपने अपने आप को देखा होगा एक अहम रोल में और जब आप कर रहे थे आप उस फ़िल्म को, क्योंकि संजय लीला भंसाली के साथ हर कोई काम करना चाहता है। उनका जिस तरह से जी जी कैनवास जी। रहता है, बहुत बड़ा कैनवास रहता है। बड़ी खूबसूरत तरीके से फ़िल्म को बनाते हैं, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है और आपने भी उनके साथ काम किया और एक अहम रोल में आप रणवीर सिंह के आप ख़ास दोस्त बने थे और बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िल्म भी थी वो। तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? किस तरह से चीज़ें थी? क्योंकि एक मुझे लगता है कि जो आपने एक चेकलिस्ट बनाई होगी कि मुझे इनके साथ काम करना है, तो मुझे लगता है उस चेकलिस्ट में पहले या दूसरे नंबर पर संजय लीला भंसाली का नाम ज़रूर होगा।
सर बंसाली सर के साथ तो मैं प्रोस्पेक्टस देखकर ही काम करना चाहता था। हाँ। इनफैक्ट एफटीआई के प्रोस्पेक्टस में उनका फोटो था ये, और वो एक सीन वर्क कर रहे थे हमारी एक्टिंग सीनियर्स के साथ। तो मुझे लगता था कि इस आदमी के साथ काम करूंगा तो सच में कुछ सीखूंगा। और जब हम फिल्म स्कूल में काम करते हैं तो उतने बड़े आपको सेट्स नहीं मिलते हैं, उतना बड़ा कैनवास नहीं मिलता है। तो हमारी इच्छाएं ये होती है कि हम बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ काम करें और उम्दा सीखें, अपने जीवन को एक सही तरीके से लीड करें। जी। तो आई गॉट अ चांस। तो हालांकि वो चांस बड़ा अटपटा था। लाइक वो रोल ही था रेपिस्ट 1 का। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया ये क्या है कि ये क्या चांस भी आया, तो बड़ा एक रैपर के साथ आया। हाँ। मैंने कहा ठीक है चलो करके देखते हैं। तो परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने लगा देखो ये रेपिस्ट 1 तो है, इसका नाम तो हम लोगों ने नहीं डिसाइड किया था, बट स्लोली आई थिंक यू कैन पुल द रोल। तो यू आर आल्सो अ फ्रेंड ऑफ रणवीर सिंह, वी वुड लाइक टू एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट एंड रोल। तो आई वाज लाइक ब्लेसिंग्स हो गया, लाइक कहीं से भी, मतलब कि चलो भैया अब कुछ शुरुआत बनती है। देन आई वर्क 60 डेज विद हिम, इवन आइटम सॉन्ग्स वगैरह में, गाने में भी था मैं। हालांकि बाद में फिल्म जब क्रिस्प की गई, पहले फिल्म लंबी थी, 3.5 घंटे की फिल्म थी, बाद में 2 घंटा 25 मिनट किया गया। तो बहुत सारे रणवीर के सीन भी चले गए। और हीरो के सीन चले जाते हैं तो हीरो के दोस्तों के भी सीन चले जाते हैं। तो उस चक्कर में थोड़ा सा ऐसा हो गया, कंप्रेस हो गया। लेकिन हाँ, उससे नोटिफाइड होंगे अब मैं मुंबई में, ये एक एक्टर तो आया है। जी। अच्छा, मैं एक अंदर की बात आपसे पूछना चाहूंगा। उस वक्त क्योंकि उस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी थी, रणवीर सिंह भी थे, आप दोनों हस्बैंड और वाइफ है इस समय। उस वक्त दोनों की ट्यूनिंग आप, क्योंकि आप रणवीर के खास दोस्त बने थे और उसमें दीपिका पादुकोण उनकी हीरोइन थी, तो कैसी ट्यूनिंग थी? क्या आपको कभी लगा था कि आगे चल के दोनों शादी करेंगे? सर उस दौरान तो शायद मुझे लग रहा अफेयर स्टार्ट ही हुआ होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी एक भी सीन दीपिका के साथ नहीं जी। तो वो एक टाइमिंग ऐसा हुआ कि दीपिका कोई और शूट करी होगी और शी वाज नॉट देयर ड्यूरिंग आवर सीन्स, तो वो पता नहीं चला होगा। लेकिन रणवीर आपके दोस्त बने थे, तो ऑफ द कैमरा कभी कुछ चर्चा तो होती होगी? नहीं सर, ही इज क्वाइट नाइस गाय एंड इज वेरी प्रोफेशनल एंड आई आल्सो डोंट टॉक अदर थिंग्स। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ मैं काम करता हूँ, ये सिर्फ काम की बातें और थोड़ा बहुत मतलब हेल्थ के लिए पूछ लिया, घर परिवार के लिए पूछ लिया, कुछ चीजें तो पर्सनल टॉक्स हुई थी, बट नॉट अबाउट दीपिका, बट अबाउट इंडस्ट्री, हाउ आई शुड गो फॉर द वर्क। मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है शायद उस वक्त दोनों ने भी नहीं सोचा होगा कि शायद आगे चल के वो ऐसा हस्बैंड और वाइफ बनेंगे। जी, चलिए हम वापस आते हैं। मैंने सोचा कुछ खास खबर निकाल लूं आपकी तरफ से, तो चलिए वापस आते हैं, आपका जिक्र करते हैं। जी, उसके बाद फिर फिल्मों का सिलसिला आपका लगातार बढ़ते गया। काफी रोके नवाज की आपने, और यक्षिणी की आपने, और एक शायद मैं इसको उच्चारण ठीक बोल रहा हूँ, शायद बोईचाक ये फिल्म है। सर मेरा लग थोड़ा सा दूसरे किस्म से पॉजिटिव रहा। इनफैक्ट कि बोईचक जो है संतोष शिवान जी की फिल्म। हाँ। तो संतोष शिवान जी हमारे सीनियर है, उनके साथ काम करना तो हम चाहते ही थे। सुहेल बंसाली भी सीनियर है। हाँ। तो मैं चाह रहा था कि उनके साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ो। तो एक सिने प्ले बन रहा था। हाँ। और बहुत ही अद्भुत सिने प्ले है बोईचक करके, वो आपको जी थिएटर्स में मिल जाएगा। और उसका विजुअल डायनेमिक्स देखिएगा तो सारी चीजें बहुत अलग है। जी। तो आई वाज लकी टू बी अ पार्ट। और एक कास्टिंग डायरेक्टर है जो मुझे काफी पसंद करते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत मदद की, पराग मेहता। उन्होंने संजय लीला भंसाली का वो गोलू की लीला, रासलीला भी दिया, बोईचक भी दिया, लाखों में एक भी दिया। ही हैज अ स्ट्रांग ट्रस्ट इन मी, तो ही वाज गिविंग मी quite good number of roles, and I'm really blessed to have these kind of people in my life. जी, बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, बातचीत का सिलसिला तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन मैं उस वक्त जब आपने जिक्र, हम बात कर रहे थे आपके वॉइस ओवर की और आपकी आवाज़ की, तो कोई ऐसा वॉइस ओवर, क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, मैं सुनना चाहूँगा। कुछ हमारे दर्शक भी, मुझे लगता है आपको कुछ कोई सुनना ये पॉसिबल नहीं है कि अभिनेता होता है ना, बहुत ही शाई किस्म का होता है। वो सिर्फ मतलब कैमरा और एक्शन पे ही खुल पाता है। जी। वी कैन टॉक, कोई इशू नहीं, हम बात कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग नेचुरल बात करते हैं ना, और जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो किसी का कॉपी करते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू डू दैट रादर देन। जी, चलिए मैं अगर वॉइस ओवर का जिक्र छोड़ दूं, तो आपकी कोई ऐसा संवाद जो अक्सर आप कभी, क्योंकि मुझे लगता है आप जब बहुत सारे पब्लिक के बीच में जाते होंगे, आपको इनवाइट किया जाता होगा, तो दर्शक बोलते तो जरूर होंगे कि सर कोई एक आध आपका मनपसंद एक संवाद हो जाए आपकी खूबसूरत आवाज में। तो अगर कोई ऐसा कोई संवाद अगर आपको याद हो, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक भी एक बार जरूर सुनना चाहेंगे, अगर कोई संवाद अगर आपको याद हो तो।
ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है, बट नहीं नहीं, कोई अगर आपको याद हो, सी मैं जी हम लोग का क्या है कि हम लोग बहुत ही नेचुरल डायलेक्ट्स वाले लोग हैं, जी कन्वर्सेशन स्टाइल। जैसे एक जमाना था 1980-70 में, जब डायलॉग डिलीवरी के लिए लोग जाने जाते थे। हाँ अभी क्या, जो संवाद है एक बहुत ही नेचुरल प्रक्रिया है। जी जैसे रामलीला में डायलॉग ना, राम भाई तो है नहीं तो बोलना है, कान में बोलना। तो उसके बाद ही स्टार्टेड टीजिंग एंड मोलेस्टिंग दैट रिचा चड्ढा हाँ का जो सीन है भाभी का। तो उस तरह की फिल्मों में संवाद होते हैं, हाँ लेकिन बाकी की फिल्मों में संवाद उस लेवल पे नहीं होते। दे आर नेचुरल थिंग्स। जी तो इस तरह की चीजें हैं। हाँ। चलिए, अच्छा, टीवी सीरियल का हम सफर का जिक्र करते हैं। टीवी सीरियल भी आपने बहुत सारे किए हैं आपने। टीवी तो सीरीज नहीं, टीवी ये मैंने किया है ओटीटी पे रिलीज वेब जी शोज हैं। लाखों हाँ में एक सीजन 2 है जी amazon प्राइम में। हाँ, और नकाब भी हाँ, नकाब है एमएक्स प्लेयर में। जी तो ये 2 वेब शोज हैं, और तीसरा वेब हाँ शो अभी रिलीज होने जा रहा है नेटफ्लिक्स पे, बिहार डायरीज करके। जी तो ये 3 शोज हैं। और टीवी शोज और जो ओटीटी शोज, उसमें काफी हाँ डिफरेंस होता है। जी तो these I'm lucky to be a part of these 3 as a primary characters, main हाँ characters. बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप मुंबई आप आए, तो मुंबई में कभी-कभी एक अक्सर एक 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 ऐसा दौर आता है एक्टर के बीच में, कभी वो कुछ बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता जो वो सोच रहा होता है। और तो कभी ऐसा कोई दौर आया आपका, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप मुंबई में हैं, बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एक दौर आता है जहाँ पर थोड़ा-सा लगता है कि मैं किस फ़ील्ड में आ गया हूँ? कभी ऐसा आपको लगा या आपको लगा कि नहीं, चीज़ें जो शुरू होती गई आपकी, फिर एक के बाद एक वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, कभी वो दौर नहीं आया? क्योंकि हमने अक्सर देखा है, कलाकारों का हमने सुना है, कभी-कभी कुछ ऐसा दौर आता है। आपके साथ कभी ऐसा कोई दौर आया? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी बात यह है कि ये फील्ड जो है, ये फ्रीलांस फील्ड है। हाँ। तो ये तो तय करके चलना पड़ेगा कि इस फील्ड में आपको मतलब बहुत समय ऐसा रहेगा जहाँ खाली बैठना है। हुँ, तो मैं जब मुंबई आया तो मुझे पता था कि एक तो लुक्स के कारण कि मैं कन्वेंशनल लुक्स में नहीं हूँ। बड़ा ही अनकन्वेंशनल लुक है मेरा। हुँ, लाइक सांवला भी हूँ, और मुंबई में एक तरह का रेसिज्म भी है, और एक तरह का मतलब स्टीरियोटाइपनेस भी है। तो हुँ, मुझे अपने हिसाब के किरदार करने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। जी। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि जब भी मैं खाली रहूं, अपने आप को एडुकेट करूं, लोगों को एडुकेट करूं, हुँ, और व्हाटएवर आई कैन डू, लाइक शॉर्ट फिल्म्स में करूं, या छोटी छोटी क्रिएटिविटी का हिस्सा बना रहा हूं, सो दैट कि आई आई शुड बी अ सेन पर्सन। हुँ, या तो बैठे बैठे रेगुलर रिजेक्शन में आदमी इंसेन हो जाता है। जी। दैट्स व्हाट आई चॉज, कि मैं एकदम प्लान तरीके से ही मुंबई रहा हूं। हुँ, अभी भी लाइक लॉकडाउन था, आई वाज लकी, आई वर्कड इन 6 प्रोजेक्ट्स। क्या बात जिसमें है! से जिसमें से एक बिहार डायरी नेटफ्लिक्स पे आएगी। हाँ, बंगबंधु का ट्रेलर कांस में रिलीज हुआ। बंगबंधु इज अ फिल्म। बंगबंधु मतलब मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन करके है। जी, ये कांस में है, एनएफडीसी की फिल्म है, साथ में बांग्लादेश फिल्म बोर्ड ने भी इसको फंड किया है। ग्रेट। तो ये टाइड अप में एक फिल्म है, तो हुँ, उसमें भी मैं एक प्रमुख किरदार में हूँ। हाँ, तो ये 2-3 प्रोजेक्ट्स तो मैंने लॉकडाउन में ही शूट किए। क्या बात है! तो लॉकडाउन एक ऐसा समय था जिसने मुझे सिखा दिया है कि आई शुड यूटिलाइज माय टाइम इन अ वेरी डिफरेंट वे। हुँ, मुझे करना है क्या है, मुझे सेन कैसे रहना है। अभी के समय में सबसे जरूरी है आपको सेन रहना है, हेल्दी रहना है। जी। तो उसी हिसाब से प्लानिंग चल रही बिल्कुल, है, काम तो चल रहा है। जब मुंबई आने से पहले आपने अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी थी कि इफ और बट जो होता है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो मुझे अपने आप को पूरा तैयार करके जाना है। इसलिए इसलिए आप चाहे वॉइस की दुनिया की बात करें, वॉइस की दुनिया में भी आप बेहतर काम करते हैं, आप वीडियो की दुनिया में बेहतर काम करते हैं, तो वो आपने सही कहा कि एक एक्टर को पूरी तैयारी के साथ मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जो सुनते हैं कि लोग मुंबई जाते वापस आ जाते हैं, उनमें से 99.9% वो होते हैं जो तैयारी के साथ नहीं जाते हैं। और आप तो मुझे लगता है कि डबल तैयारी करके गए आप श्री राम सेंटर से भी आपने वहाँ पर एक्टिंग के गुर सीखे, फिर एनएफटीआई आपने जिक्र किया, फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, वहाँ से भी आपने खूब सारा आपने ज्ञान लेकर आप मुंबई गए। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुंबई में अक्सर समस्याएं कहाँ होती है, क्योंकि जो नए लोग जाते हैं मुंबई में, वो उन चीज़ों को कभी ज़्यादातर समझ नहीं पाते। कोई रहने के लिए बड़ा परेशान हो रहा होता है, तो कोई कहीं जाने के लिए उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ ऑडिशन देने जाना है। आप इतने लंबे सालों से मुंबई में रहे, इससे एक्टिंग की फील्ड में रहे, असली हम्म। समस्याएं कलाकारों की कहाँ पर आती है जो आपने कभी फेस किया था, और फिर लेकिन आप उसके लिए तैयार थी, इसलिए वो आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाई? सर, फर्स्ट तो टाइम मैनेजमेंट, हम्म ये बहुत बड़ा समस्या है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब कितने साल गुजर गए। हम्म
तो आपको बहुत परफेक्टली अपने हेल्थ को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर मैंने तत्पर रहना होगा। जी। मतलब रोज ऑडिशन देने जा रहे हैं, ऑडिशन आपको देना ही है, हम्म। तो रोज का टाइम तो जा रहा है। अगर आप ठीक ठाक एक्टर है तो आपको रोज ऑडिशंस आएंगे। जी। ऐसे ऐसे करके 8-10 साल गुजर जाएंगे, आप स्किलफुल नहीं रहेंगे, हाँ। आप फिट नहीं रहेंगे, आप मेंटली सेन नहीं रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा आपके साथ क्या हो गया। हम्म। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जी। दूसरा जो लॉकडाउन ने सिखाया, शुड बी वेल कनेक्टेड टू योर रूट्स। हम्म। अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहना चाहिए। जी। तो कभी भी कुछ अगर क्राइसिस आ गया तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक वैसे लोग यहाँ आकर अकेले पड़ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हम्म। डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो रूट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ एक अलग वर्ल्ड है, और हम्म। इस वर्ल्ड को मतलब जरूरी नहीं कि आप एकदम इंटरनली जाने, हम्म। बट उस लैंग्वेज को तो सीखना पड़ेगा। एक तरह का लैंग्वेज है जो यहाँ चलता है, कम्युनिकेशन स्किल है, जी। एक एटिकेट है। आपको उसमें शामिल नहीं होना है, हम्म। बट यू कैन कम्युनिकेट कि यस, आई एम अ पार्ट ऑफ द सिनेमा इंडस्ट्री वेयर आई एम वेरी सीरियस एंड कंसर्न्ड रिगार्डिंग माय प्रोफेशन। बिल्कुल। तो इस चीज के लिए जो भी कम्युनिकेशन स्किल की क्लीनिंग लगेगी या वट एवर यू वांट टू डू, शुड बी वेरी श्योर अबाउट इट एंड वेरी फोकस्ड। तो यहाँ भटकाव बहुत है, रोज बिल्कुल। फिल्में बन रही है, अलग अलग चीजें बन रहे हैं। आप हाँ। अपना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे उल्टी पुल्टी चीजों में, देन यू लूज योर टाइम, नथिंग सही एल्स। बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा चंद्रशेखर जी, इतने सारे आपने फिल्मों में काम किए हैं, टीवी सीरीज भी किया आपने, और बहुत सारे आपने काम किए हैं, थिएटर भी आपने किया है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद हो आपकी शूटिंग के समय का, जो हमेशा आपके लिए एक यादगार बन गया हो? कभी कभी जब आप खाली समय मिलता है तो आप याद करके उसको हंसते हैं, या फिर थोड़ा सा आप सैड हो जाते हैं, या फिर आप कुछ एक अलग ही फीलिंग आपको मिलती है? क्योंकि होता है कभी कभी शूटिंग करते हुए कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वाकये हो जाते हैं जो यादगार बन जाते हैं। टेलीविजन में मेरे साथ बहुत अटपटे अटपटे एक्सपीरियंसेस हुए, और मैंने खूब बदमाशियां की हैं। हाँ। लाइक कुछ एक सावधान में, और कुछ एक क्राइम पेट्रोल में, जी। और एक मैंने 7-8 पायलट शोज किए हैं टेलीविजन के लिए, जिसका मेन शो मैंने कभी किया नहीं। अच्छा। मतलब वो जाता था पायलट करने के लिए, डायरेक्टर्स अच्छे होते थे, रोल लगभग मेन या पैरेलल होता था, हाँ। पैसे आ जाते थे, तो मैं पायलट शोज करने चला जाता था। लेकिन उसका कभी मेन शो मैंने किया नहीं, और जी। डर से ही नहीं करता था कि भाई गेट इनटू दैट तो मेरा अपना लैंग्वेज खराब हो जाएगा। हाँ। सिनेमा का एक लैंग्वेज है, आई जी। कांट अफोर्ड टू लूज माय लैंग्वेज। बिल्कुल। जैसे अगर मैं खाली उर्दू बोलता हूँ, और मैं कहीं अलग प्रांतीय क्षेत्र में रहता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जी। तो वैसे ही सिनेमा का एक लैंग्वेज है, हम्म। और मैं किसी तरीके से टेलीविजन और ये सारी चीजें करूंगा, तो मेरे विजन और पर्सपेक्टिव में वो इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ। तो इस चक्कर में मैं कभी टेलीविजन किया नहीं, नहीं। लेकिन वो जो आपने पायलट शूट किया, आपको पता था कि वो पायलट शूट हो रहा है, जब फाइनल होगा तो उसमें आप नहीं रहेंगे, आपको पता रहता था पहले हाँ, से? ये मुझे बिल्कुल पता रहता था, और मैं कंडीशंस कास्टिंग वाले को बोल देता था अच्छा कि भाई अच्छा, ये बताइए कभी ऐसा हुआ वो पायलट ओके हुआ प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से, और फिर ये बोला गया नहीं इस रोल के लिए तो चंद्रशेखर ही चाहिए? कभी ऐसा कुछ हुआ कि फिर आपको कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला अरे यार नहीं, वो प्रोडक्शन वाले कह रहे हैं आप ही को करना है? कभी किसी ने आपको फोर्स किया कि यार ये रोल कर लो यार, उनको हाँ, बड़ा किया मजा था। आ एक रहा है? बड़ा शो था, एक बड़ा शो था, दे वांटेड मी टू डू इट। एक तो जी। डीडी का शो था, और एक इसका शो था कलर्स का। हाँ। लेकिन मैं डर गया, मैंने बोला ये मेरे को अलग लैंग्वेज सिखाएगा, भागो यहाँ से। तो मैंने कुछ बहाना करके उसको छोड़ जी। दिया। मैंने बोला भाई माफ कर दे यार, मैं तो सिर्फ पायलट के लिए आया था। हाँ। तो काम चल गया इस हिसाब जी। से। अच्छा, तो आपने सोच कर रखा कि आप करेंगे तो फ़िल्म ही करेंगे, या फिर जो वेब सीरीज़ होती है यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर सिनेमा वो वेब सीरीज करेंगे आप? कर रहा हूँ। हाँ, आप सिनेमा वही वेब सीरीज कर करेंगे? रहा हूँ। जी। वेब सीरीज का क्या है कि आपके कैरेक्टर बहुत अच्छे से उभारते हैं, और हाँ। बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, ऑडियंस देख भी लेती है। जी, बिल्कुल। सिनेमा का बहुत टाइम लगता है, सिनेमा कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, हाँ। हर साल 2-3 इंडिपेंडेंट जी। एज अ लीड या प्राइमरी कर लेता हूँ। हाँ। बट वो 2 साल 2.5 साल लग जाता है इंडिपेंडेंट फिल्म्स को रिलीज होने में। बिल्कुल। अच्छा, किन एक्टर से आप या एक्ट्रेस से आप इंस्पायर्ड हैं? आप क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड होंगे, जैसे मैं आपकी आवाज़ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप अरे किनसे थैंक यू सर। इंस्पायर्ड हैं आप? शुरुआती तौर पे मैं मिथुन चक्रवर्ती, सौमित्र चटर्जी, हुँ। और कुछ साउथ के एक्टर्स, इनका काम देख के मैं तो लाइक बहुत ही इम्प्रेस था। मैंने बोला ये तो अद्भुत चीज है। हाँ। उसके बाद मैंने एक दिन जीना इसी का नाम है, मैं मनोज वाजपेयी सर को सुना, फिर जी। उनकी फिल्में देखी, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय देयर वर्क। देन हुँ। आई मेट इरफान साहब। इरफान साहब इज माय गुरु। लाइक क्या बात है! उनसे काम भी सीखा, उनसे मीटिंग भी हुई, एफटीआई हाँ। के दौरान वो आए भी क्लास अच्छा, लेने। मैं आपको लग रहा है मैं झूठ हम्म, कह रहा हूँ, लेकिन जब आपने उस वक़्त ज़िक्र किया था कुछ देर पहले कि आजकल एक रियल तरह से डायलॉग बोलने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो उस वक़्त मेरे ज़हन में यही आया कि इरफ़ान जी,
क्योंकि इरफान जी जी उस दौर में जहां पर हर कोई डायलॉग डिलीवरी करने में लगे रहता था, वो सिर्फ अपने संवाद कहते थे और बड़े ही नेचुरल अंदाज में। तो जी देखिए, अभी बिल्कुल। जब आपने जिक्र किया तो आपने इरफान जी का जिक्र किया, आपने कभी नहीं, उस जमाने में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत नेचुरल वॉइस पे भी काम करते हैं। जी, मिठुन दा की बांग्ला फिल्में देखेंगे, मिर्गिया हाँ। और ये सब। ये हिंदी में ट्रेंड ऐसा था कि यहाँ डायलॉग डिलीवरी के बिना फिल्में नहीं चलती। बिल्कुल। तो चलिए उस दौरान में जी, फिर अगर आप कुछ पुराने सिनेमा बिल्कुल। देखेंगे तो या फिर जी, साई परांजपे के नाटक देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये जी। लोग तो संवाद ही बोल रहे हैं, एकदम नेचुरल बिल्कुल, बोल रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करते हुए, लेकिन समय की बंदिशें हैं, तो समय की बंदिशों को निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर हमारा आपने इस कार्यक्रम में शिरकत किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता चंद्रशेखर दत्ता से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।